मसला बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है या फिर पीसीबी को बाबर आजम से मसला है। बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट है 129.22। पाकिस्तान का सबसे अच्छा हार्ड हिटर इस वक्त फखर जमान है और फखर जमान का जो स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में वो 132.63 है। बाबर आजम की उम्र जो है वो 30 साल है और फखर जमान की उम्र जो है वो 35 साल है। बाबर आजम के T20 में रन है 4200। बाबर आजम की 3 सेंचुरियां हैं। बाबर आजम के 36 हाफ सेंचुरियां हैं। बाबर आजम की एवरेज 39+ है। बाबर आजम का T20 में हाईएस्ट स्कोर 122 है। उसके बरक्स आप फखर जमान को देखें तो उनके T20 में 1880 रन है, 11 हाफ सेंचुरियां हैं, 91 उनका हाईएस्ट है, 132 का स्ट्राइक रेट है। तो क्या फिर यह समझ नहीं आता कि मसला सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम से है? जो हार्ड हिटर मुतबादल के तौर पे हैं साहबजादा फरहान, उनका स्ट्राइक रेट 119 है, उनकी 1 हाफ सेंचुरी या 11 T20 मैचों में। बाबर आजम और रिजवान के स्ट्राइक रेट का अगर मसला होता तो फिर डेफिनेटली साहबजादा फरहान भी जगह डिजर्व ना करते, फिर आपके फखर जमान भी जगह डिजर्व ना करते। आप अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, जिससे आपका दिल भर जाता है, उसको आप दूध से मक्खी की तरह निकाल देते हो, और जिस पे आपका दिल आ जाता है उसको स्याह व सफेद के मालिक बना देते हो। जैसे लिमिटेड कंपनियां नहीं करती कि ठीक है भाई ये कौन सा हमारी है, जो काम नहीं कर रहा, जो ज्यादा पालिश कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, इसको ओहदे दे दो, क्योंकि ये हमारी हां में हां मिला रहा है, ये हमें गलत सही का ज्ञान नहीं देता, हम जो कहते हैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता है और हमें आगे से मशवरे नहीं देता। तो ऐसे लोग तरक्की करते हैं। बाबर और रिजवान की फॉर्म में डिक्लाइन आया है, और बाय द वे रिजवान की जो स्ट्राइक रेट है वो साहबजादा फरहान से अच्छी है। साहबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट 119 है और रिजवान का स्ट्राइक रेट 125 है। रिजवान की 1 सेंचुरी भी है और 2500+ T20 में रन भी हैं, विकेट कीपर भी है वो, यानी 2 खूबियां उसमें, विकेट कीपिंग भी करता है और फिर वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेता है। बाबर और फखर जमान का तकाबुल क्यों किया गया? क्योंकि हमारा सारा जोर इस बात पे है कि हमारी क्रिकेट में 150+ स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर चाहिए। इस वक्त जो करंट टीम बनाई गई है उसमें एक प्लेयर आप मुझे ला के दिखा दें जिसका 150+ स्ट्राइक रेट हो। कोई एक प्लेयर है? मेरा तो नहीं ख्याल। अगर डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आपकी यंग टीम हो तो साहबजादा फरहान 30 साल के होने वाले हैं, बाबर भी 30 का है और फखर जमान 35 साल के हैं। उसके बावजूद वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सेट होने में टाइम लेते हैं। ये परसेप्शन बन गई है बाबर के बारे में कि ये तेज नहीं खेल सकता। आप बाबर को गो हेड दें कि भाई जाओ जाके तेज खेलो, टीम जीतती है, टीम हारती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो आप देखेंगे कि यही बाबर आपको 160-70+ के स्ट्राइक रेट से खेलता हुआ नजर आएगा। बाबर को जब कप्तानी से हटाया, हफीज डायरेक्टर थे टीम के, न्यूजीलैंड का टूर था T20 का, बाबर की ओपनिंग स्लॉट भी खा ली गई, साइम अयूब का डेब्यू करवाया गया था, शहीनशाह अफरीदी कप्तान थे। बाबर को नंबर 2 पर बैटिंग करने के लिए भेजा, और 2 नंबर पर बैटिंग करने के लिए जब आपकी विकेट अर्ली ऑन गिर जाती है तो वो आपके लिए ऑलमोस्ट ओपनिंग की स्लॉट होती है। इसमें भी बाबर ही परफॉर्म किया। 5 मैचों में सबसे ज्यादा रन किसके थे पाकिस्तान की तरफ से? बाबर आजम के। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 160+ था, 5 मैचों में 3 हाफ सेंचुरियां थी।
कप्तानी का बोझ नहीं था। उसे पता था कि सारी जिम्मेदारी शहीनशाह अफरीदी की है, और शहीनशाह अफरीदी बीइंग ए कप्तान पहली सीरीज में नाकाम हुआ, उसको आपने उतार दिया। सलमान अली आगा भी पहली सीरीज में नाकाम हुआ, उसको आप सर आंखों पे बिठा रहे हैं। इसकी कोई वजह, कोई लॉजिक अगर आपको पता चले तो डेफिनेटली बताना यार। मेरी तो समझ में ये चीज नहीं आती कि एक बंदे को कप्तान बनाया गया तो फिर उसको पूरा टाइम देना चाहिए, या तो पहले ही कप्तान बनाने से अच्छी तरह सलाह मशवरा कर लो, कौन कप्तानी के काबिल है, कौन कप्तानी के काबिल नहीं, उसके बाद डिसीजन लो। जब एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसको बगैर किसी वजह के वापस नहीं लेना चाहिए। न्यूजीलैंड तो वैसे ही एलियन कंडीशन है पाकिस्तान के लिए, वहां जाके हम एक मैच जीत जाएं, जिस तरह की हम क्रिकेट खेलते हैं, यही हमारे लिए गनीमत है। हमने ऑकलैंड में दूसरा मैच रिसेंट T20 सीरीज में जीता, 206 का टारगेट हमने 16 ओवर में चेज किया, ऑकलैंड में छोटा ग्राउंड। तो इस तरह की इनिंग से बूस्ट जरूर मिलता, आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलता, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि सलमान अली आगा या शहीनशाह अफरीदी या बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान कोई भी अगर पहली सीरीज हार जाए तो उनको कप्तानी से हटा दो। गौतम गंभीर अब तक कितनी टेस्ट मैचेस हारे हैं, कितने वनडे मैचेस हारे हैं। श्रीलंका में जीती हुई सीरीज 2-0 से, उसके बावजूद किसी ने नहीं कहा, उसके बावजूद रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का किसी ने नहीं कहा। शुभमन गिल पहला मैच हारे, किसी ने नहीं कहा कि भाई इसको हटा दो। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम के तहत काम करते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी है। एक आधी सीरीज में कभी भी पता नहीं चलता कि कप्तान कितना कैपेबल है, कभी नहीं पता चलता कि आपका बैट्समैन कितना कैपेबल है। आपको टाइम देना चाहिए। हसन नवाज जब से न्यूजीलैंड की सीरीज खेले थे, जिसमें उन्होंने दूसरी इनिंग में शतक लगाया था, तो भाई बाय गॉड वो तुक्का था, वो आड़े तिरछे शॉट थे, लेकिन उसने खुद को डेवलप किया ओपनिंग से जाके मिडल ऑर्डर में PSL में, और फिर उसको डिलीवर किया उसने बांग्लादेश के की सीरीज में। तो सारे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप जब डोमेस्टिक खेलते हैं, फिर आप अपनी सरजमीन पर परफॉर्म करते हैं, तो आपका जिगरा इतना बड़ा हो जाता है, आपको सपोर्ट मिलती है, आपको हौसला मिलता है। और जब आप में टैलेंट हो, आपको एक बार हौसला मिल जाए तो फिर आप परफॉर्म कर जाते हैं। बाबर को कम बैक करवाने की जरूरत है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन शायद ढेर सारे होंगे, मगर यूं बाबर को चुपचपीते टीम से निकालना, ये टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हो, ये बाबर के साथ भी ज्यादती कर रहे हो। या तो कोई ऐसा शेर आपकी टीम में है जो 150 प्लस खेलता है, तो फिर तो समझ में आवे है, लेकिन जब आपकी पूरी टीम में कोई 150 प्लस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता, तो फिर बाबर के साथ ज्यादती है। या तो आप बाबर को फ्री हैंड दें, तो फिर बाबर भी करके दिखाएगा, लेकिन अगर बाबर खेलेगा, बाबर फ्री हैंड की तरफ से खेलेगा कि भाई मैं तो मारधाड़ ही करूंगा, बल्ले पे लगे या ना लगे वो बाद की बात है, सारा ब्लेम बाबर पे आ जाएगा। तो पीछे तो यही होता आ रहा है। अब देखते हैं कि PCB बाबर को कितना लंबा T20 से बाहर रखती है, देखते हैं।